नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 10। विषय है शासन। भारत में जो है शासन का स्वरूप क्या होगा यह संविधान में वर्णित है। और संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दुनिया के बेहतरीन सभी संविधानों का अध्ययन किया था और उसमें जो सिद्धांत थे उनका अनुसरण किया था। उसी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शासक का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये जो सिद्धांत है ये प्रसिद्ध विचारक मोंटेस्क्यू का दिया हुआ है और उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में एक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया था कि शासन का स्वरूप क्या होगा। शासन प्रणाली की वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की थी और सरकार के 3 अंग जो आज लगभग सभी लोकतांत्रिक देश ने अपनाया है, सरकार के 3 अंग, उसकी चर्चा उस पुस्तक में की गई है। उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। मोंटेस्क्यू जो है ये फ्रांस का नागरिक है। कहाँ का नागरिक था? ये फ्रांस के नागरिक थे और इन्होंने यात्रा कर रखी थी इंग्लैंड के। उस समय जो है इंग्लैंड में जो है राजशाही थी, राजा का शासन था, लेकिन राजा न का जो शासन था वो संसद द्वारा संचालित होता था और वहाँ संसदीय प्रणाली थी। तो मोंटेस्क्यू वहाँ अध्ययन किए और अपने अध्ययन के में जो उन्होंने पाया उसी का अनुरूप एक पुस्तक लिखी। चूंकि उस समय राजतंत्र था वहाँ पर और संसद था, तो उन्होंने 3 व्यवस्था जो सरकार के 3 अंग बताए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बारे में उनकी धारणा थी कि यदि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, ये तीनों शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? तानाशाह हो जाएगा। वह तानाशाह बन जाएगा। यहां पर क्या होगा? इससे होगा क्या? जनता का अधिकार का हनन होगा एवं जो स्वतंत्रता है जनता का वह छीन ली जाएगी। स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। भारत में जो शासन का स्वरूप है वह संसदीय स्वरूप है और यहाँ संघीय कार्यपालिका है। प्रकृति इसकी संघीय है, भावना में एकात्मक है। यहाँ पर आप समझिए कि जो विधायिका नियम बनाती है वो नियम लागू नहीं करती है। नियम लागू करने का काम कार्यपालिका का है और कार्यपालिका जो है यदि कोई नियम तोड़ेगा तो क्या कार्यपालिका उसको सजा देगी? पुलिस उसको सजा देगी? नहीं। पुलिस का काम है, कार्यपालिका का काम है, शासन का काम है उसको ले जाकर न्यायालय में उपस्थित कराना और न्यायालय उसको सजा देगी।
कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें कि जो है कार्यपालिका की कुछ छोटी मोटी शक्तियां हैं फैसला करने की। यदि आप सड़क पर जो है नियम का उल्लंघन करेंगे तो जो थोड़ा बहुत सजा का प्रावधान है अर्थ के रूप में, वो कार्यपालिका आपको देगी, ट्रैफिक पुलिस आपको करेगी और चार्ज करेगी। हाँ, लेकिन उसको आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह जो है कार्यपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया है यहाँ की। कार्यपालिका जो है निरंकुश नहीं हो जाएगा, वो मनमानी नहीं करेगा, ये व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई। अब न्यायपालिका की भी यहाँ पर देखिए कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका आपकी सजा सुनाती है और जो नियम तोड़ने वाले हैं उनके लिए सजा बताती है। कभी कभी निर्देश देकर छोड़ देते हैं, कभी सजा भी देते हैं, कभी माफ भी कर देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करना है। अब इनको सजा देना है और व्यक्ति उपस्थित हो नहीं रहे, नियम तोड़ के भाग गया, अब वो कैसे होगा? उसके लिए जो है कार्यपालिका जो है उसको पकड़ के फिर न्यायपालिका के सामने उपस्थित कर देगी। अब कोई जो है विदेश भाग गया, तब विधायिका जो है उसके लिए फिर नियम बनाए कि जो विदेश चला गया यहाँ से नियम तोड़ के, उसके लिए क्या प्रावधान है, वो नियम बनाएगी, उस नियम के अनुरूप कार्य करेगी, तो कार्यपालिका उस पर अमल करेगी और क्या होगा, उस व्यक्ति को लाने की प्रक्रिया होगी, कोशिश की जाएगी कि न्यायपालिका में हम उपस्थित करें। तो आप शक्तियों का पृथक्करण समझ गए, ये एक सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के अनुरूप हमारा देश चल रहा है। दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश में इस सिद्धांत का फॉलो होता है। जैसे अमेरिका का जो संविधान है उसमें इसका एक कठोर पृथक्करण दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही कठोर है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए होता है, लेकिन वहाँ जो है राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी कार्यकाल 4 साल की होती है। लेकिन एक चीज फर्क है और वो फर्क ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ के जनता के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद है, वो कभी भी वो विश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा सकते हैं, 5 साल के अंदर भी हटा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो विधायिका यानी कि संसद के प्रति जवाबदेह भी है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका का जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इतना कठोर है कि वहाँ कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका भी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है वहाँ की न्यायपालिका। लेकिन उसका कमजोरी ये है कि वहाँ का जो विधायिका है वो कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति पर कुछ भी बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगा सकती, उसको कभी भी हटा नहीं सकती है। हाँ, महाभियोग लाना पड़ेगा और ये पता है आपको कि ये बहुत ही नामुमकिन प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए जो भी वहाँ राष्ट्रपति बनते हैं 4 साल खुलकर काम करते हैं, खुलकर काम करते हैं, तो कभी कभी बुरा भी करते हैं, दुनिया के लिए आफत भी बन जाते हैं। आज बने हुए हैं, जैसे कहीं पर भी युद्ध छेड़ दे रहे हैं, किसी को भी बम गोला चला दे रहे हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस के प्रति जवाबदेह है नहीं, कांग्रेस को जवाब देना नहीं है, वो कुछ भी किए जा रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यदि चाहे कि हम बेवजह कहीं उलझ जाए तो इनको संसद में आकर जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों वहां उलझे। पहले सहमति लेनी पड़ेगी संसद का, उसके बाद ये इनको युद्ध में कूदना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति जो है इसकी घोषणा करेंगे। तो यहाँ की ये व्यवस्था है भारत की कि जो है यहाँ के प्रधानमंत्री को आप कभी भी पद से हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो भारत का जो है सेपरेशन ऑफ पावर वो लचीला है और यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक दूसरे पर जवाबदेह है, जिम्मेदार है और एक दूसरे को रोकने की शक्ति भी है। इस शक्ति को यहाँ पर नियंत्रण एवं संतुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण
एवं संतुलन, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन। नियंत्रण एवं संतुलन का मतलब हुआ कि हर अंग को एक दूसरे को रोकने की शक्ति होनी चाहिए ताकि अपना सीमा नहीं लांघे, किसी को भी अपने सीमा में रहकर कार्य करना पड़ेगा। मॉन्टेस्क्यू जो है सरकार का वर्गीकरण जो उस समय किए थे वो 3 तरह से किए थे, गणतंत्र, राजतंत्र और निरंकुशता। भारत में अभी क्या है, राजतंत्र है या गणतंत्र है? तो भारत में अभी गणतंत्र है, क्या है, रिपब्लिक है। भारत में अभी क्या है, गणतंत्र है। भारत में अभी गणतंत्र है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक। और इसी के अनुरूप हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं 26 जनवरी को। और ब्रिटेन जो है वहां राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। राजतंत्र को मोनार्की बोलते हैं। राजतंत्र मोनार्की हो गया आपका। गणतंत्र में क्या है कि ये वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और ये क्या होता है, वंशानुगत होता है। ये वंशानुगत होता है और ये वंशानुगत नहीं होता है। भारत का गणतंत्र वंशानुगत नहीं, भारत जो है गणतंत्र है। और कब से गणतंत्र है, 15 अगस्त 1947 के बाद से गणतंत्र है, इससे पहले भारत गणतंत्र नहीं था। ये जरूर है कि भारत को दुनिया का प्रथम गणतंत्र कहलाने का गौरव प्राप्त है, जो कि 600 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 2600 साल पहले जब महाजनपद हुआ करते थे, उस समय लिच्छवी जो था वो गणराज्य था। और उसके बाद जो है दुनिया का पहला गणराज्य बनने का जो है एथेंस को गौरव प्राप्त है, यूनान जिसको बोलते हैं। ब्रिटेन में उस समय भी मोनार्की था, आज भी मोनार्की है। आज भी वहाँ राजा वंशानुगत होता है। और जो नॉर्डिक कंट्री आप देख रहे हैं, नॉर्वे, ये सब जो हैं, ये सब में भी अभी भी नाम मात्र का राजा, नाम मात्र का ही है, लेकिन राजा होता है। अपने यहाँ राजा के जगह पर राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आप लोग जानते ही हैं। अब नियंत्रण एवं संतुलन में क्या है कि भाग 4, 5, 6 और भाग 19। नियंत्रण एवं संतुलन से कौन कौन भाग जुड़े हुए? भाग 4। भाग 4 में आप लोग जानते हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसका अनुच्छेद जो 50 है वो इससे जुड़ा हुआ है। भाग 4 जो है आपका, भाग 4 आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी है। और इसका अनुच्छेद क्या है, 50। इसको याद रखिए, अनुच्छेद 50 जो है ये व्यवस्था देती है कि न्यायालय को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, न्यायालय को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। न्यायालय को कार्यपालिका से अलग, ये अनुच्छेद 50 बता रहा है कि न्यायपालिका को न्यायालय से अलग रखा जाए। कुछ महत्वपूर्ण और अनुच्छेद हैं
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भाग 4 जो है वो उसके लिए आप अदालत नहीं जा सकते हैं, और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसको हम लोग देखेंगे। भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कुछ और अनुच्छेद इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद इसका है 39, ये आपका समान न्याय से संबंधित है। क्या है? समान न्याय से संबंधित है। संविधान, अब समान न्याय कैसे मिलेगा? जो गरीब रहेगा वह वकील कैसे रखेगा? तो उसके लिए जो है इंदिरा गांधी जब 1942वां संविधान संशोधन 1976 में की थी, उस समय उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था कर दी थी। मुफ्त कानूनी सहायता, ये आपका 42वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 75 में जो है 75 में जो है वो आपातकाल लगाती है, और 76 में संविधान में बदल देती है, बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, और उसको मिनी संविधान कहा गया है। और उसी में जो है ये 39 से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 जो है अनुच्छेद 40 आपको ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत संगठन, इससे संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 जो है अनुच्छेद 41 आपका काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम, शिक्षा, लोक सेवा पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 देख ही लिए। अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। तो भाग 4 को हम लोग देख लिए। अब भाग 5 और भाग 6 को हम लोग देखेंगे। भाग 5 में जो है भाग 5 जो है ये संघ, आगे हम लोग भाग 5 देखेंगे, ये संघ से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद जो है इससे जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 121, 122 और 123। अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 और ये अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 121 जो है ये कहता है
कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं होगा। अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय में संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं होगी। वैधता की जांच नहीं होगी। और अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को वो अस्थायी कानून बोलते हैं, जारी कर सकता है। अब इसी में जो है भाग 6 जो है ये राज्य के लिए है। भाग 6 ये राज्य के लिए है। अब देखिए इसी में 90 प्लस करते जाइए गणित की तरह। तो अनुच्छेद 121 में 90 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212 और अनुच्छेद 213। तो इसको याद रखिए और इसमें 90 प्लस कर दीजिए तो आपका अनुच्छेद बनते जाएगा। और ये अनुच्छेद जो है ये राज्य के लिए है और ये संसद में था तो ये विधानमंडल में हो जाएगा। विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं। और ये कह रहा है कि न्यायालय में विधानसभा की कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं होगी। विधानसभा की कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं होगी। और अनुच्छेद 123 यहाँ राष्ट्रपति था तो यहाँ क्या हो जाएगा राज्यपाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा राज्यपाल। ये भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद 121 है वो संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर लागू नहीं होगा, ये बात कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत खूबसूरती है संविधान के भाग 5 में कि न्यायाधीश को ये सुविधा दी गई है, न्यायाधीश की रक्षा की गई है। अन्यथा कोई भी न्यायाधीश निर्णय लेने से डरेंगे कि हो ना हो जो है संसद में मेरे खिलाफ जो है अनाप शनाप बका जाए, बोला जाए। तो इसलिए अनुच्छेद 121 एकदम स्पष्ट कह दिया कि न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित कोई भी चर्चा संसद में नहीं होना। अब संसद को भी ये पावर दिया गया, संसद की भी रक्षा की गई कि न्यायालय में संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं होगी। इसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि न्यायालय जो है संसद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, संसद अपने अनुसार कार्य करेगा क्योंकि वह जनता की प्रतिनिधि की सभा होती है। नुकसान ये हुआ कि जो प्रतिनिधि हमारे हैं वो वहाँ लत्तम जुत्ती करते रहते हैं,
जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है पानी की तरह। वो जो है लतियाते जुतियाते रहते हैं एक दूसरे को समय समय पर। इससे क्या होता है कि संसद की गरिमा पर भी ठेस लग रही है। उनको पता है कि जो है 122 के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत जो है ये जो भी लत्तम जुता कर रहे हैं इसका कोई न्यायालय में जांच नहीं हो सकता है। अब इसी का फायदा उठाकर वो लत्तम जुता करते रहता है। इस चीज पर रोक, ये चीज सही नहीं है। आप अच्छे जनप्रतिनिधि को वहां भेजिए ताकि वो आपके हित की बात करे और मर्यादा में रहकर बात करे। कई बार हम लोग देखे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो कि बाहर में यदि कोई बोल दे उस पर धारा कई गम संगीन लग सकते हैं। लेकिन ये 122 जो अनुच्छेद है इसका वो लोग दुरुपयोग करते हैं कहीं ना कहीं। अब 123 में है कि राष्ट्रपति, अब मान लीजिए कि सरकार अभी नहीं गठन हुई है और एकाएक कोई फैसला लेना हो गया, कोई कानून की जरूरत पड़ गई, उस समय जो है राष्ट्रपति का ये पावर है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए कानून बना दे, फिर उसकी जो प्रक्रिया है लागू उसको बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का, वो संसद फिर अपने प्रक्रिया के तहत करे। 3 तलाक वाला मुद्दा जो था उसमें आप देखे थे अध्यादेश लाया गया था, फिर उसको जो है संसद में पास किया गया था। ये सारी बातें हैं। भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर गणित की तरह आप देख लीजिए, ये जो है 121, 211, 90 प्लस होते जा रहा है। सेम चीज है, संसद की जगह विधानमंडल हो जाएगा और संसद की कार्रवाई की जगह विधानसभा की कार्रवाई हो जाएगी, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल है। ये सेम चीज है। एक और अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुरक्षा कवच देता है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 361। इसको भी हम लोग नोट करेंगे। अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 जो है ये भाग 19 में है आपका दोस्तों। भाग 19 में है और भाग 19 जो है ये आपका परकीर्ण जिसको बोलते हैं, मिसलेनियस। हिंदी में थोड़ा कठिन शब्द दिया हुआ है परकीर्ण, और इंग्लिश में है ये भाग 19 में जो है ये आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल का सुरक्षा कवच है। ये आपको राष्ट्रपति ये आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल का सुरक्षा कवच है कि उस पर उसका जो कार्य है उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं। और दीवानी मामला में जो कुछ मुकदमा चलाना है उसके लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान है। तो हम लोग देखें कि किस तरह जो है शक्तियों के पृथक्करण में हमारा भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग 19 जो है संबंधित है। भाग 4 में अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को ये शक्ति देता है कि वो कार्यपालिका से अलग रहे, ये इसका प्रावधान है लोक कल्याणकारी राज्य के तहत। भाग 5 को हम लोग देख लिए, भाग 6 देख लिए और भाग 19 भी देख लिए। आगे हम लोग इसी में जो है लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। फिर अगला स्थानीय स्वशासन का चैप्टर है तो उसको देखेंगे। धन्यवाद।